गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लॉ क्लासेस के 10 डेज 10 डॉक्ट्राइन सीरीज में। देखो, लास्ट कुछ डेज में अपनी क्लासेस नहीं हो पाई, उसका एक रीजन था। मेरे कजन ब्रदर की डेथ हो चुकी थी, उनकी कोई एज नहीं थी, 35 या 37 एज थी, तो घर में माहौल ठीक नहीं था और बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस था, तो इस वजह से हम क्लास नहीं कर पाए। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी क्लासें कंटिन्यू एंड स्मूथ जैसे पहले चल रही थी वैसे चलती रहे। इसके अलावा जो अपनी यूट्यूब पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस चल रही थी हिंदू लॉ की प्लस मेंबर्स की, वो भी आज से, मतलब कि अभी आपके पास जो क्लास है वो थोड़ी डिले पहुंचेगी, तो हम आज से ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज देखो, लास्ट क्लास में हम 4 डॉक्ट्राइन पढ़ चुके हैं। एक हम पढ़ चुके हैं आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, पिथ एंड सब्सटेंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ये 4 डॉक्ट्राइन हम पढ़ चुके हैं। आज हम 5th डॉक्ट्राइन की तरफ चल रहे हैं, जो कि बात करता है कलरेबल लेजिस्लेशन। देखो, आभासी विधायन का सिद्धांत। कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब होता है, सिंपल मतलब अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि जो काम हम डायरेक्ट तरीके से नहीं कर सकते उसे इनडायरेक्ट भी नहीं किया जा सकता। सिंपल, अगर मैं आपको ये कह रही हूं कि आप अपना कान ऐसे नहीं पकड़ सकते, तो अब आप अपना कान ऐसे भी नहीं पकड़ सकते। मतलब जो काम हम डायरेक्ट नहीं कर सकते उसको इनडायरेक्ट भी नहीं किया जा सकता, उसे कहा जाता है कलरेबल लेजिस्लेशन। प्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंस का प्लस इंटरव्यू, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू में हमसे पूछे जाते हैं। देखो, कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब है कि जो काम सीधे नहीं किया जा सकता उसे कानून के जरिए छल या कपट से भी नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर मान लो स्टेट लेजिस्लेचर को कोई लॉ बनाने के लिए मना किया हुआ है, अब मान लो स्टेट लेजिस्लेचर एक लॉ ऐसा बनाती है जो सामने से देखने से तो प्रतीत होता है कि वो पर्टिकुलर इस लेवल का है, बट उसके अंदर उसको डीप समझने से पता चलता है कि ये जो कानून है ये एक्चुअल में तो इस नेचर का है। जैसे कहने का मतलब, स्टेट गवर्नमेंट एक लॉ बनाती है जो कि लॉटरी सिस्टम को वॉयलेट, जो कि लॉटरी सिस्टम को कंट्रोल करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा दिखाया कि वो जो कानून लेकर आ रही है वो लॉटरी सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, लेकिन जब उस कानून को डीप में देखा गया तो वो कानून एक्चुअल में ऐसे गेमिंग एप्स को बैन करने वाली या उनको इलीगल डिक्लेयर करने वाली है। देखने उसने क्या कहा कि हम लॉटरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उनको डीप में या उनको देखने से प्रतीत हुआ कि ये ऐसे गेमिंग एप्स को भी डिलीट कर रही है, ऐसे गेमिंग एप्स को भी बैन कर रही है जो एक्चुअल में जुए से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ऐसा काम जो वो डायरेक्ट नहीं कर सकती लेकिन उसने उसको इनडायरेक्टली करने की कोशिश की है, तो उसे कहा जाता है कलरेबल लेजिस्लेशन। कि अगर लेजिस्लेचर ऐसा कोई कानून बनाती है जो उसकी वैध शक्ति से बाहर है, लेकिन दिखावा ऐसा करती है कि वो अपनी शक्ति में है, तो ऐसा कानून कलरेबल होता है और कोर्ट उसे इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। मतलब ये जो प्रिंसिपल है एक्चुअल में विधान स्टेट लेजिस्लेचर की और पार्लियामेंट की जो पावर है उसको स्मूथ करती है, उसको कंट्रोल करती है। लाइक कि आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते जो कि आपको बनाने के लिए डायरेक्टली मना किया गया है, फिर भी अगर आप ऐसा लॉ बनाते हो तो कलरेबल लेजिस्लेचर का प्रिंसिपल है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इंग्लिश में कह सकते हैं कि अपने what cannot be done directly cannot also be done indirectly। जो हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते काम, उसको हम अप्रत्यक्ष तरीके से भी नहीं किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट केस है के.सी. गजापति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1953। अब देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इस कलरेबल लेजिस्लेशन का हम ये कह सकते हैं लीडिंग जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि यदि लेजिस्लेचर किसी कानून के जरिए उस विषय पर अधिकार जमाने की कोशिश करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, तो वो कलरेबल लेजिस्लेशन कहलाता है। एक्चुअल में स्टेट गवर्नमेंट का जो मकसद होता है उसको स्टेट लिस्ट में जो पावर दे रखी है उससे बाहर जाकर वो काम करती है, वो यूनियन लिस्ट की तरफ काम करती है, तब उसके ऊपर ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए
कि अगर स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसा कानून लाए जो दिखने में तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, स्टेट लिस्ट का है, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो काम होता है वो स्टेट लिस्ट में आता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, लेकिन एक्चुअल में वो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है। तो लैंड एक्विजिशन से जो मैटर होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट दिखा तो ऐसा रही है कि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रही है, बट एक्चुअल में वो किस पे काम कर रही है, लैंड एक्विजिशन पे काम कर रही है। तो यहाँ पर कोर्ट उसे कलरेबल मानकर क्या कर सकती है, स्टक डाउन कर सकती है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन के जो मैटर होते हैं वो यूनियन लिस्ट के होते हैं। अब ये स्टेट लिस्ट या यूनियन लिस्ट के बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में पढ़ते हैं। शेड्यूल 7 में हमें 3 लिस्ट बताई जाती है, जिसमें से पहली लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, जिसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट बता रखे हैं जिन पे जो लॉ होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। देन यूनियन लिस्ट है, जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट बता रखे हैं जिनमें जो कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। और एक आती है कंकरेंट लिस्ट, जिसे हम समवर्ती सूची भी कहते हैं। समवर्ती सूची में कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट दे रखे हैं जिनमें लो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और जिनमें लो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा काम करती है जो कि ऐसे किसी पॉइंट पे लॉ बनाती है जो कि यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं, तो वहां पर क्या कर सकती है, कोर्ट उसे अवैध घोषित भी कर सकती है। तो ये है जो कलरेबल लेजिस्लेशन है, वो विधानसभा की सीमाओं और संसद की सीमाओं की रक्षा करता है। तो आज हमने ये 5th डॉक्ट्राइन को डिस्कस किया है जो कि कलरेबल लेजिस्लेशन है। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्ट्राइन पर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज हम 10 डेज एंड 10 डॉक्ट्राइन सीरीज पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप सेपरेट नोट्स भी बना सकते हैं। अगर बाकी के आपने डॉक्ट्राइन नहीं देखे हैं तो एंडी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप बाकी डॉक्ट्राइन देख सकते हैं। इसके अलावा 7 PM अपनी हिंदू मैरिज एक्ट की क्लासेस लाइव चल रही है और 8 PM भारतीय साक्ष्य अधिनियम अपना लाइव चल रहा है जो कि 59 रुपीज की मेंबरशिप में। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप अपनी इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर BSc की लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।